हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम कैसे कैलकुलेट करते थे, या फिर ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैसे कैलकुलेट करते थे। ई कैथोड माइनस ई एनोड ऐसे कैलकुलेट करते थे, और ये दोनों किस में होता था, रिडक्शन में होता था। या फिर अगर हमें स्टैंडर्ड दे दिया जाए, स्टैंडर्ड हम कैसे निकालते थे, ई नॉट सेल, इसको हम ई सेल भी लिख सकते हैं, ठीक है। ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ये भी किस में होता था, रिडक्शन में। इसी तरीके से हम निकालते थे। अब ये तो बात कब थी कि जब आपको जनरली क्या हो, इलेक्ट्रो पोटेंशियल गिवन हो, कैथोड का भी और एनोड का भी। बट आपको पता है कि जब हम जनरली कैलकुलेशंस करते हैं, आपके पास दो हाफ सेल होते हैं, एक ऑक्सीडेशन और दूसरा रिडक्शन। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है, अगर आपको पता है तब तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, बट अगर आपको सिर्फ इस हाफ सेल का या इस हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो आप कैसे निकालोगे। आपको तो ऑलरेडी गिवन है कि कॉपर का इतना होता है, जिंक का इतना होता है, ठीक है, प्लेटिनम का इतना होता है, हाइड्रोजन का इतना होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। बट जब स्टार्टिंग हुई होगी, ये प्रॉब्लम तो आई होगी ना कि हम कैसे कैलकुलेट करें। दो हाफ सेल्स लगे हुए हैं, अगर उसमें से हमें हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया गया, कुछ कैलकुलेशंस की गई। तो आपको पता होना चाहिए बेटा, कभी भी हम अकेले हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो उसके लिए क्या आई, कुछ कैलकुलेशंस आई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए। तो वो दो टाइप्स की कैलकुलेशन आई, कौन कौन सी। फर्स्ट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सेकेंड वन इज द नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, क्या बता रही हूँ मैं, आप ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करते हो, ई कैथोड माइनस ई एनोड से। आप कैलकुलेट कब कर सकते हो, जब आपको ये वैल्यूज गिवन हो, ठीक है। अगर मैं कहती हूँ आपके पास एक वैल्यू 0.34 है, एक वैल्यू है 0.54, आप माइनस कर दो, डिफरेंस निकाल लो, वहाँ से ईएमएफ निकल आएगा। लेकिन अगर आपको इनकेस वैल्यू ही नहीं गिवन है तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। अगर मैं कहती हूँ कि आपको इस हाफ सेल का क्या निकालना है, ईएमएफ निकालना है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए आपके पास क्या है, दो मेथड है। फर्स्ट इज स्टैंडर्ड एंड सेकेंड वन इज अ नॉन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, जहां पर आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते हो एट स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन कैसे, जैसे हमने कल पढ़ा था, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 298 केल्विन, प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 एटमॉस्फेरिक या फिर 1 बार, और क्या पढ़ा था हमने, कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, दैट इज 1 मोलर। ठीक है, 1 मोलर का मतलब क्या है, मोल्स पर लीटर। ठीक है, तो अगर आप इन कंडीशन पे क्या करते हो, मेजर करते हो क्या चीज़, पोटेंशियल, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, और नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, जब आपके पास टेम्परेचर 298 केल्विन नहीं है, प्रेशर आपके पास 1 एटमॉस्फेरिक या 1 बार नहीं है, और कंसंट्रेशन आपके पास 1 मोलर नहीं है, तब आप कौन सा मेथड यूज़ करते हो, नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इन्हीं को हमने 1 बाय 1 डिस्कस करना है। ठीक है, तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इसके लिए अगर इस पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेज़र करना है, तो IUPAC ने एक इंस्ट्रूमेंट दिया था इसको मेज़र करने के लिए, दैट इज़ शी। ठीक है, IUPAC ने इसको मेज़र करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट दिया था, वो क्या है, शी का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड, H मतलब हाइड्रोजन और E मतलब इलेक्ट्रोड। ये एक इंस्ट्रूमेंट दिया था जिसकी हेल्प से हमने क्या करा, जनरली किसी भी हाफ सेल के रिडक्शन पोटेंशियल को क्या किया है, मेजर किया है। क्लियर है, तो यहाँ पर डेफिनेशन लिख सकते हो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। क्या डेफिनेशन आएगी, व्हेन द पोटेंशियल is measured at standard conditions। ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशंस मतलब दिस वन। क्लियर है, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, ई नॉट की हेल्प से। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी दो टाइप का है यहाँ पर, कौन कौन सा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और
रिडक्शन पोटेंशियल। तो आगे क्या लग जाएगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, ई नॉड ओपी और ई नॉड आरपी। ये नॉड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टैंडर्ड को। आ रही बस समझ। तो ये हमने जनरली वैसे पीछे पढ़ा था। अब हमने क्या पढ़ना है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल को मेज़र कैसे करेंगे हम, मतलब जनरली जो इलेक्ट्रो पोटेंशियल है उसको हम मेज़र कैसे करेंगे विद द हेल्प ऑफ शी इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो हमने अब शी को डिस्कस करना है। ठीक है, चलो नोट करो इतना। अब देखो बेटा, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि हम अकेले मतलब हाफ सेल का ईएमएफ कैलकुलेट नहीं कर सकते। हमने क्या बात करी है कि हम अकेले हाफ सेल का ईएमएफ कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, शी की, मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब आप कहोगे कि यही क्यों चूज़ करा। ठीक है, तो ये एक रिलेटिव स्टैंडर्ड है, मतलब जो IUPAC ने डिसाइड करा था वो उसी ने डिसाइड करा है कि हम इसको क्या मानेंगे, रिलेटिव मानेंगे। जैसे आप सपोज अगर मैं आपको बोलूँ कि आप मार्केट में चीनी लेने जाते हो, ठीक है, 1 किलो चीनी लेने के लिए गए, तो 1 किलो चीनी कैसे मिलेगी आपको, वेइंग करके मिलेगी ना। तो क्या वो जो 1 किलो का जो बट्टा बोल दो आप, वेट बोल दो, तो वो आपने डिसाइड किया है क्या कि 1 किलो आप रखोगे, चीनी तोलोगे तो उतना मिल जाएगा, वो आपने डिसाइड नहीं करा। वो एक स्टैंडर्ड तैयार किया गया था जनरली साइंटिस्ट के थ्रू कि हमने मान लिया कि ये 1 किलो का बट्टा है, इसको रखोगे तो 1 किलो चीनी आपको तोल के मिल जाएगी। यही चीज़ है ना। ऐसा तो नहीं है कि वो आप मतलब श्योर हो कि वो 1 kg है, ये सिर्फ हम मान के चल रहे हैं कि वो एक क्या है, स्टैंडर्ड है कि 1 kg का बट्टा है, आपने उसको रख के आपको जितना चाहिए उसके अकॉर्डिंग क्या मिल जाएगा, मटेरियल मिल जाएगा। तो ऐसे ही जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये IUPAC ने डिसाइड करा था। आज हम इसको क्या मान रहे हैं, एज एन रेफरेंस मान रहे हैं या एज एन रिलेटिव मान रहे हैं कि इसकी हेल्प से हम दूसरे का क्या कर सकते हैं, हाफ सेल का क्या कर सकते हैं, EMF कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब टेम्परेचर जहाँ पर क्या होगा 298 केल्विन। जबकि हम स्टैंडर्ड, आप देखते हो चैप्टर 1 में आपने +1 में करा होगा STP और NTP, वहाँ पे क्या लेते थे टेम्परेचर 273 केल्विन। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये IUPAC ने डिसाइड करा कि हम टेम्परेचर स्टैंडर्ड क्या लेंगे 298। आपको जी वहाँ तो हम 273 लेते थे, यहाँ क्यों नहीं लिया, ये सब IUPAC ने डिसाइड किया कि टेम्परेचर स्टैंडर्ड कंडीशन पे यहाँ पर क्या लोगे आप 298 केल्विन। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक, स्टैंडर्ड का मतलब ये हो गया। नेक्स्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मतलब क्या है, इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन गैस हो। क्लियर। इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है, कोई ना कोई इलेक्ट्रोड होगा, और इलेक्ट्रोड कौन सा होगा वो हमने अब डिस्कस करना है। जनरली जो इलेक्ट्रोड होगा वो किसका होगा, हाइड्रोजन का ही होगा। ठीक है, और जो इलेक्ट्रोलाइट होगा तो इलेक्ट्रोलाइट भी ऐसा लेना है जिसमें हमारे पास क्या हो, हाइड्रोजन के आयंस पड़े हो। हाइड्रोजन गैस है सपोज H2, अगर मैं इसको इलेक्ट्रिसिटी पास करती हूँ तो ये क्या है, 2 हाइड्रोजन में ब्रेक हो सकता है, यहाँ से और इलेक्ट्रिसिटी पास करो H पॉजिटिव प्लस के इलेक्ट्रॉन, यही नहीं कर सकते, ऐसे ही ब्रेक करते हैं ना। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे 2 हाइड्रोजन में ब्रेक हो जाएगा, मतलब एटम्स में ब्रेक हो गया, एटम्स में ब्रेक हुआ, थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी और पास कराओ, 1 प्रोटॉन होता है या 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे, यहाँ से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आएगा। तो यहाँ पर मतलब हाइड्रोजन गैस में कौन से आयन प्रेजेंट है, H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है। तो इसका कहने का मतलब क्या है, जो यहाँ पर आप इलेक्ट्रोलाइट लोगे उसके अंदर भी क्या प्रेजेंट होनी चाहिए, H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होनी चाहिए। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था आपको कि अगर आप यहाँ पर कोई कंटेनर ले रहे हो और यहाँ पर कोई क्या डाल रहे हो, इलेक्ट्रोड डाल रहे हो, तो जिस मेटल का इलेक्ट्रोड डालोगे उसके आयन उस इलेक्ट्रोलाइट में भी क्या होने चाहिए, प्रेजेंट होनी चाहिए। ये चीज़ मैं बता चुकी हूँ आपको। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर हाइड्रोजन गैस ले रही हूँ तो मतलब इलेक्ट्रोलाइट आपको ऐसा लेना होगा जिसमें क्या हो, H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट हो। और H पॉजिटिव आयन कौन देता है, एसिड देता है या बेस देता है, एसिड देता है। तो मतलब हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं, कोई एसिड का सॉल्यूशन ले सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर आपको इजीली क्या मिल सकते हैं, H पॉजिटिव आयंस मिल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने सपोज वो क्या ले लिया यहाँ पर, दैट इज HCl। क्लियर, HCl ले लिया, क्यों, क्योंकि ये इजीली H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव दे सकता है। यहाँ पर H पॉजिटिव इसकी कंसेंट्रेशन कितनी है, दैट इज 1 मोलर, क्यों, स्टैंडर्ड कंडीशन है। यहाँ पर कंसेंट्रेशन कितनी होगी, 1 मोलर। आप यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोड लिया है इसमें क्या फिल करनी है आपको, दैट इज
हाइड्रोजन गैस, ये इलेक्ट्रोड है, लेकिन वो फिल कैसे करोगे, कुछ इस तरीके से फिल करोगे आप। यहाँ पर कुछ ओपनिंग बनाओगे कि यहाँ से आप क्या पास कर रहे हो, दैट इज हाइड्रोजन गैस। क्लियर। अब जब इसमें हाइड्रोजन गैस पास करोगे तो ऐसे ही नहीं कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर तो क्या होता था, जिंक क्या होता था, जनरली अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करना शुरू कर देता था, जैसे आप जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डालते थे। यहाँ पर आपके पास इस सॉल्यूशन के अंदर और इस गैस के अंदर कंडक्शन स्टार्ट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि गैस क्या होती है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आपको पता होगा कि गैसेस इलेक्ट्रिक करंट क्या है, पास नहीं करती है। ठीक है, तो उसके लिए मतलब हमें अगर करंट पास कराना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक मेटल मतलब प्लेटिनम का कुछ टुकड़ा जोड़ देंगे। ठीक है, प्लेटिनम। और अगर मुझे करंट पास कराना है तो मैं इसको क्या करूँ, एक वायर से कनेक्ट कर दूँ, क्योंकि वायर के थ्रू क्या करेगा, इस सॉल्यूशन के अंदर और इस गैस के अंदर क्या होगा, करंट पास करेगा। करंट क्यों पास करेगा, क्योंकि आपने क्या जोड़ दिया यहाँ पर, मेटल, और मेटल क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो कंडक्शन का काम तो हो जाएगा स्टार्ट। क्लियर। अब इस गैस का प्रेशर कितना होगा, 1 एटमॉस्फेरिक या फिर 1 बार। नेक्स्ट टेम्परेचर कितना लोगे यहाँ पर, 298 केल्विन। क्लियर है इतनी बात। तो ये जो आपके पास कंस्ट्रक्शन हुई, ये कौन से इलेक्ट्रोड की हुई, दैट इज शी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, कि आपने हाइड्रोजन गैस को फिल करा कौन से इलेक्ट्रोलाइट में, HCl, जो कि क्या है, एसिडिक है, जिसमें उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 1 मोलर। हाइड्रोजन गैस का प्रेशर कितना है, 1 एटमॉस्फेरिक या 1 बार, और टेम्परेचर कितना रख रहे हो आप, दैट इज 298 केल्विन। क्लियर है इतनी बात। अब IUPAC से क्या कहता है कि जब हमने ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को क्या करा, कंस्ट्रक्ट करा, मतलब कुछ ऐसा इलेक्ट्रोड हमने बनाया, तो वहाँ पर क्या देखा गया कि इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या फिर इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसका अपोजिट क्या होता है, ऑक्सीडेशन। माइनस का साइन लगा सकते हो ना यहाँ पर। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अपोजिट टू स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर मुझे इसका अपोजिट बनाना है तो मैं क्या लगा दूँ, माइनस का साइन लगा दूँ। वो हमेशा क्या देखा गया, कितना आया, डैट इज 0.00 वोल्ट। समझ आ रही है बात। क्या देखा गया कि चाहे आप इसका रिडक्शन पोटेंशियल निकालो स्टैंडर्ड कंडीशन पे, चाहे आप इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालो, वो हमेशा कितना आएगा, 0। तो ये हमने क्या ले लिया, इसका रेफरेंस ले लिया कि इसके रेफरेंस में हमने क्या करना है, हर एक इलेक्ट्रोड के हाफ सेल को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। इसका निकला 0.00 वोल्ट। किसके लिए निकला ये, हाइड्रोजन के लिए। आ रही है बस समझ। तो हाइड्रोजन का हमेशा पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, 0.00 वोल्ट। क्लियर है इतनी बात, कर लोगे। अब अगर मुझे इसकी रिप्रेजेंटेशन करनी है सेल की, तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगी, बताओ। बहुत सारे मेथड्स हैं वैसे रिप्रेजेंटेशन करने के। एक मैं बता देती हूँ, इसमें कौन सा इलेक्ट्रोड यूज़ किया हुआ है या कौन सा मेटल यूज़ किया आपने, प्लेटिनम। ठीक है, नेक्स्ट क्या यूज़ करा है, हाइड्रोजन गैस। और इलेक्ट्रोलाइट में क्या प्रेजेंट है, HCl में, मतलब H पॉजिटिव आयंस। ठीक है, यहाँ पर प्लेटिनम आपके पास किस में है, सॉलिड में। ये किस में है आपके पास, गैस में। ये हाइड्रोजन आयन क्या है आपके पास, मतलब किस में है, 1 मोलर है। या यही गैस का प्रेशर कितना है, 1 बार। यहाँ पर कंसंट्रेशन कितनी है, 1 मोलर। तो जहाँ पर भी ये प्लेटिनम और हाइड्रोजन लिखा गया तो अंडरस्टूड है क्या आ गया, शी, मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्लियर है, करो इतना नोट। ये एक्वस में है, H पॉजिटिव एक्वस। लिख दोगे ना कंस्ट्रक्शन, वैसे नोट्स में लिखा हुआ है सब, मैंने आपको समझा दिया। ये कंस्ट्रक्शन अगर लिखनी है आपने कि आपने क्या लिया, एक बीकर लिया, ठीक है, उसमें क्या करा आपने, इलेक्ट्रोलाइट लिया, कौन सा, एसिडिक, दैट इज HCl, जिसकी कंसंट्रेशन कितनी थी, 1 मोलर। ठीक है, फिर उसमें हमने क्या करा, एक हाइड्रोजन गैस का जनरली एक इलेक्ट्रोड रखा जिसका कंसंट्रेशन या जिसका प्रेशर कितना है, 1 एटमॉस्फेरिक या 1 बार। ठीक है, और उसको हमने क्या करा, एक कंडक्टिंग वायर की हेल्प से कनेक्ट करा। और जो इसके बेस में हमने क्या रखा, प्लेटिनम का एक पीस रखा, ठीक है, मेटालिक पीस। और टेम्परेचर कितना रखा, 298 केल्विन। तो वहाँ से क्या देखा गया कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना आया, 0 वोल्ट। ठीक है, तो ये सब मैंने नोट्स में लिखा हुआ है, तो वहाँ से आप क्या है देख लेना, समझा मैंने दिया है यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, चलो अब देखो आपको कैसे कैलकुलेट करना है। आपके पास, आपको इतना पता है कि जो आपके पास हाइड्रोजन का, अगर मैं बोलती हूँ हाइड्रोजन के केस में है ये, ठीक है, हाइड्रोजन, अगर मैं बोलती हूँ इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना आया, 0.0 वोल्ट। नेक्स्ट अगर मैं बोल देती हूँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वो भी कितना आया,
इतना तो आपको पता चल गया। अब आपको मैं कहती हूँ आपको क्या कैलकुलेट करना है, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, एक चीज़ कैलकुलेट कर लो, ऑक्सीडेशन अपने आप निकल आएगा। ठीक है, और मैंने पहले भी लेक्चर्स में आपको बताया था IUPAC ने क्या डिसाइड करा था, रिडक्शन पोटेंशियल को निकालना। ठीक है ना, तो हमें अगर रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है तो हम रिडक्शन पोटेंशियल के लिए उस बीकर को लेफ्ट साइड रखेंगे कि राइट साइड? रिडक्शन कहाँ पे होता था, लेफ्ट साइड की राइट साइड? राइट साइड होता था। ठीक है, तो मतलब हमें जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, मतलब जिसका हमें रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, उसको हम किस साइड रखेंगे, राइट साइड। इतनी बात समझ आ रही है? मैं क्या बोल रही हूँ कि IUPAC ने क्या कहा था, हमें रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो रिडक्शन पोटेंशियल आप कैसे कैलकुलेट करोगे, रिडक्शन किस साइड होता था, राइट साइड। तो मतलब जिसका हमें रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है उसको हम किस साइड रखेंगे, राइट साइड। ठीक है, अब हमें रेफरेंस क्या मिल गया, हाइड्रोजन, तो इसको हम किस साइड रख लेंगे, लेफ्ट साइड। तो कैसे, देखो आपने अभी इलेक्ट्रोड बनाना सीखा हाइड्रोजन का। ठीक है, यहाँ पर क्या है आपके पास, इलेक्ट्रोलाइट है, दैट इज HCl, और वो भी कितना, 1 मोलर, जिसमें इसके H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, 1 मोलर। ठीक है, यहाँ से आप क्या कर रहे हो, जनरली हाइड्रोजन गैस को पास करा रहे हो, और साथ में यहाँ पर क्या रख रहे हो, एक प्लैटिनम का पीस रख रहे हो, और इसको किससे कनेक्ट कर रहे हो, एक वायर की हेल्प से। ये क्या है, डैट इज कंडक्टिंग वायर है, प्लैटिनम वायर, क्लियर। और इसका प्रेशर कितना है, 1 बार या 1 एटमॉस्फेरिक, और टेम्परेचर कितना है, 298 केल्विन। ठीक है, अब मैं आपको बोल रही हूँ क्या कैलकुलेट करो, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करो। क्वेश्चन मैंने क्या दिया, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करो। अब आपको पता है अकेले हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक रेफरेंस को चूज करना पड़ेगा। जो रेफरेंस किसने दिया हमें, IUPAC ने, और वो कौन सा दिया, दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो इसके रिस्पेक्ट में हम किसका EMF कैलकुलेट कर सकते हैं, जिंक का। ठीक है, अब देखो जिंक का कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहां पर आप क्या लेते थे, इलेक्ट्रोलाइट ZnSO4, और कौन सा इलेक्ट्रोड होता था यहाँ पर, जिंक। लेकिन यहाँ पर जो जिंक सल्फेट है, इसमें कौन से आयन है, अब इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, 1 मोलर। क्यों, क्योंकि आप किस कंडीशन पे ले रहे हो, स्टैंडर्ड कंडीशन पे। तो यहाँ पर कितनी कंसंट्रेशन रखोगे आप, 1 मोलर। क्लियर है इतनी बात। अब देखो, अब और क्या करते थे आप जनरली, ये इसको ऐसे तैयार करते थे। यहाँ पर अगर आपके पास पहले जिंक था और इधर क्या था, कॉपर था, उनको आप क्या करते थे, किससे जोड़ते थे, कंडक्टिंग वायर के साथ। तो अब मैं क्या कर रही हूँ बेटा, अगर मुझे इसको जोड़ना है ना, तो मैं इस हाइड्रोजन गैस को ना इस साइड लिख रही हूँ, ताकि मेरे लिए ईजी हो जाए। यहाँ से हाइड्रोजन गैस पास कर रही हूँ, और ये क्या होगी, एक वायर होगी। ठीक है, ताकि मैं इसको क्या कर दूँ, इसके साथ कनेक्ट कर दूँ। समझ आ रही है बात, क्लियर है। वही प्रोसेस रहा ना, बस हाइड्रोजन को मैंने इधर से नहीं फिल करा, तो इधर से कर दिया। ठीक है, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया किसके साथ, कंडक्टिंग वायर के साथ, और बीच में मैंने क्या लगा दिया, एक बल्ब लगा दिया, वोल्ट मीटर लगा दिया, अमीटर लगा दिया। ठीक है, जिससे पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर सके, मेजर कर सके। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब देखो अभी भी ये सेल अधूरा है। क्यों अधूरा है, मुझे वैसे ये वाली जो ट्यूब है वो इधर रखनी चाहिए थी थोड़ी सी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या कनेक्ट होता है, सॉल्ट ब्रिज। ये क्या है आपके पास, सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, और इसके अंदर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट फिल करते हैं, KCl। ठीक है, अब आपका ये सेल क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब आपको इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो अब आपको पता है, ये अगर मैंने एमीटर या वोल्ट मीटर लगाया हुआ है, तो ये दोनों सेल की रीडिंग दिखाएगा आपको। ये नहीं है कि सिर्फ इस सेल की रीडिंग दिखाएगा। समझ आ रही है बात। तो अगर मैं बोलती हूँ कि यहाँ पर मुझे E0 सेल कैलकुलेट करना है, E0 सेल का फॉर्मूला क्या होता है, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, और ये किस में है आपके पास, रिडक्शन पोटेंशियल में है। तो अब आप मुझे बताओ कैथोड पे कौन है और एनोड पे कौन है। ये किस लिए होता था, राइट के लिए कि लेफ्ट के लिए, राइट के लिए। और ये तो राइट में कौन है यहाँ पर, जिंक। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, E0 यहाँ पर क्या है, जिंक। और ये जिंक क्या कर रहा है, जनरली आपके पास रिडक्शन गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्या है,
यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या करेगा, लूज करेगा। तो लूज कैसे करेगा इलेक्ट्रॉन, ये H2 H पॉजिटिव प्लस के या 2H पॉजिटिव प्लस के इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से लूज करेगा ना, 2H पॉजिटिव प्लस के इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से क्या आ सकता है, दिस वन इज द H2 2H पॉजिटिव आ सकता है, क्लियर है। अब देखो इसका तो आपको पता है क्या होता है इलेक्ट्रोपोटेंशियल, जीरो, ठीक है। तो मतलब क्या है, ये जो ई नोड सेल है ये इस चीज़ को बता रहा है, जो इनमें क्या आ रही है, रीडिंग्स आ रही है, वो रीडिंग किसके अकॉर्डिंग आएगी, इस वोल्ट मीटर के थ्रू या एमीटर के थ्रू। तो ये जो सुई है ना, ये जो सुई बनी हुई है ये डिफ्लेक्ट हो सकती है, इधर भी हो सकती है और इधर भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कहाँ पर वो क्या दिखा रहा है, पोटेंशियल दिखा रहा है। तो जब ये एक्सपेरिमेंट कैरी आउट हुआ तो ये जो डिफ्लेक्शन आई, ये डिफ्लेक्शन नियर बाय कितनी आई, माइनस के 0.76 वोल्ट। समझ आ रही है बात। तो यहाँ से जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कितना निकल आया, दिस इज माइनस के 0.76 वोल्ट। समझ आ रही है बात, कैसे कैलकुलेट कराइए अर्ची, क्लियर है। क्या करा आपने, आप हाफ सेल का अकेले का कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, रेफरेंस। रेफरेंस कौन सा है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको जब आपने इसके साथ कनेक्ट करा, आपको पता है कि ई नोड सेल क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। और ये जो ई नोड सेल है इसका मतलब ये क्या है, वोल्ट मीटर की जो रीडिंग शो कर रहा है, ठीक है। तो वो क्योंकि ई नोड सेल है, आप जब भी कैलकुलेट करते हो पीछे क्या लगाते हो, वोल्ट, मतलब वोल्ट मीटर में जो रीडिंग नोट हो रही है, तो वो कौन देगा हमें, ये देगा। तो आपको पता है यहाँ पर जो हाइड्रोजन का है रिडक्शन पोटेंशियल वो क्या है, जीरो है। ई नोड सेल ये हमें कौन सी रीडिंग बता रहा है, ये वाली जो हमें हमारे पास वोल्ट मीटर में रीडिंग आई है वो कितनी आई है, माइनस के 0.76 वोल्ट। तो मतलब जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो गया, माइनस के 0.76 वोल्ट। मतलब जिस भी मेटल का हमें कैलकुलेट करना है हमने इस रेफरेंस के साथ जोड़ते गए और रिडक्शन पोटेंशियल को कैलकुलेट करते चले गए। समझ आ रही है बात। अब सेकेंड थिंग, अगर समझ लो पहले, अब अगर मैं कहती हूँ कि आपके पास जिंक का हमेशा यही रहेगा, चेंज नहीं होगा, अब ये क्या निकला आपके पास, रिडक्शन पोटेंशियल। अगर ऑक्सीडेशन निकालना है तो क्या हो जाएगा, प्लस के 0.76 वोल्ट, ठीक है। अब अगर मुझे कोई कहता है कि कॉपर का निकालो, कॉपर का कितना है, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है वो किस साइड रखोगे, इधर। तो यहाँ जिंक की जगह कौन सी रोड आ जाएगी, कॉपर। यहाँ सॉल्यूशन कौन सा आ जाएगा, CuSO4। कौन से आयन आ जाएंगे, कॉपर +2, कंसनट्रेशन 1 मोलर, ठीक है। टेम्परेचर वही रखोगे आप 298 केल्विन, क्लियर। यहाँ प्रेशर नहीं रखा, क्यों, क्योंकि कोई गैस में ही है, क्लियर। अब देखो ई नोड सेल, ई कैथोड माइनस ई एनोड, कैथोड पे कौन जाएगा अब आपके पास, Cu+2 एंड Cu। एनोड पे ये जाएगा, इसका कितना हो गया, 0। अब जब वोल्ट मीटर में रीडिंग आई कॉपर की तो वो कितनी आई यहाँ से, डैट इज 0.34 वोल्ट। समझ आ रही है बात। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो गया कॉपर का, 0.34 वोल्ट, क्लियर। अब एक बात ध्यान से समझो, यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना है, 0, कॉपर का कितना आया, एंड जिंक का कितना आया था, माइनस 0.76 वोल्ट। हम रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं ना, क्लियर। तो जब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखते हो, हाइड्रोजन के नीचे जितने भी मेटल्स आते हैं, जितने भी एलिमेंट आते हैं वो क्या रहते हैं, पॉजिटिव, और जो हाइड्रोजन के ऊपर जाते हैं वो सारे क्या होते हैं, नेगेटिव। समझ आ रही बात। इसीलिए हम कहते हैं ऊपर से नीचे जब आते हैं रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। क्योंकि ये किस में आ रहा है, पॉजिटिव में, और ऊपर कौन सा आ रहा है, नेगेटिव में। तो ये सारे हमें किसने दिए थे, IUPAC ने दिए थे। ये हमने कैलकुलेट नहीं करे कितना है और उतना है, ये सब ऑलरेडी स्टैंडर्ड क्या किया गया था, डिज़ाइन किया गया था। उसके रिस्पेक्ट में हर एक मेटल का क्या निकाला गया था, रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट किया गया था। क्लियर है, कर लोगे कि कैसे आप कैलकुलेट करते हो, ठीक है, नोट करो इसको। चलो एक चीज़ और बता दूँ लगे हाथ यहीं पे, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कोई कि डेनियल सेल का EMF कितना आता है, आपको पता होना चाहिए डेनियल सेल का EMF कितना आता है। तो डेनियल सेल में कौन से इलेक्ट्रोड यूज़ होते थे, जिंक और कॉपर। जिंक किस पे जाता था, एनोड पे, कॉपर किस पे जाता था। जिंक का भी आपको यहाँ से इलेक्ट्रो पोटेंशियल पता चल गया, कॉपर का भी पता चल गया, कैलकुलेट कर सकते हो। क्या होगा, ई नोड सेल, ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड, दोनों के दो रिडक्शन में है। कैथोड पे कौन जाएगा, कॉपर की जिंक,
भैया आपके पास अगर 2 इलेक्ट्रोड है, हम पढ़ चुके हैं ना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कि कैथोड पे यहाँ से जिंक और कॉपर में कौन जाता था? कॉपर जाता था। तो कॉपर का यहाँ से कितना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? माइनस। यहाँ पर जिंक का कितना आया? माइनस के 0.76, 0.34 माइनस माइनस कितना आ गया? मतलब डेनियल सेल के लिए ईएमएफ कितना होगा? 1.1 वोल्ट। ये आपको पता होना चाहिए। कई बार कॉम्पिटिटिव में या कॉम्पिटिशन में डायरेक्ट पूछ लेते हैं क्वेश्चन कि डेनियल सेल का ईएमएफ बताओ कितना है, तो दैट इज़ 1.1 वोल्ट। क्लियर है? कर लोगे? चलो यहाँ पर ये हमारा टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कोई प्रॉब्लम होती है बेटा, यू कैन डू कमेंट एंड आस्क। ओके, थैंक यू।